कहानी नंबर 5। आज क्राइम एफएम में सुनेंगे दुनिया का सबसे दुखदायक रणबीर सिंह फेक एनकाउंटर की कहानी। आज की कहानी सुनते वक्त आपको काफ़ी दुख होगा, काफ़ी बुरा लगेगा और काफ़ी गुस्सा भी आएगा कुछ पुलिस वालों के ऊपर। ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा फेक एनकाउंटर की कहानी है जिसमें सैकड़ों पुलिस वालों को मुजरिम पाया जाता है और अदालत एक साथ 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलदीप और आप देख रहे हैं क्राइम एफएम। ये कहानी है गाज़ियाबाद के पास रहने वाला एक नौजवान रणबीर सिंह की, जो कि हाल ही में अपना एमबीए की पढ़ाई पूरा करता है और पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक होता है। एमबीए कंप्लीट होने के बाद रणबीर सिंह इधर उधर नौकरी के तलाश में रहता है। फिर उसको उत्तराखंड देहरादून से एक कंपनी इंटरव्यू के लिए बुलाती है। इंटरव्यू का डेट होता है 3 जुलाई 2009 और ये इंटरव्यू सुबह सुबह होना होता है, करीबन 9 से 10 बजे। तो वो एकदम ठीक टाइम पर इंटरव्यू देने पहुंच जाता है और इंटरव्यू वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहता है और उसको ऑफ़र भी दिया जाता है अगले दिन से ही नौकरी ज्वाइन करने का। अब यहाँ पर रणबीर सिंह बेहद खुश, उसका माँ बाप बहुत खुश। बेटे ने पढ़ाई कंप्लीट किया, बेटे की नौकरी लग गई। इससे ज़्यादा खुशी की बात माँ बाप के लिए कोई और नहीं होती है। फिर अगले दिन 4 जुलाई 2009 को सारे न्यूज़ चैनल पर, अखबार पर बस एक ही न्यूज़ चलती है, जो देहरादून पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। देहरादून पुलिस ने एक बहुत ही खूंखार बदमाश गैंगस्टर को एनकाउंटर में मार गिराया है। अखबार में तस्वीर कुछ इस तरीके की होती है। जंगल का इलाका था और वहाँ रणबीर का लाश जमीन पर पड़ा था और 15-20 पुलिस वाले उसको घेरे हुए होते हैं और उनका चेहरा मुस्कुराया हुआ था, जैसे कि आमतौर पर होता है जब कोई बड़ा गैंगस्टर को, आतंकवादी को मार गिराया जाता है। तस्वीर के साथ ये खबर छपी, जो एक बदमाश चौकी के इंचार्ज पुलिस, जिसका नाम जीडी भट्ट है, उनके साथ बदतमीजी की, हाथापाई किया, लड़ाई किया और उनका सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग गया। इस बदमाश के साथ 2 और लोग थे जो कि मौके पर ही भाग गए, मगर ये जंगल में घिर गया। इसने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई और पुलिस ने भी इस पर गोलियां चलाई और ये एनकाउंटर में मारा गया। और इस एनकाउंटर के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसरों ने भी सभी पुलिस वालों को शाबाशी दी और उनका वाहवाही किया। इस एनकाउंटर के पल पल की मैसेज सब कुछ कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड है। कंट्रोल रूम में जो भी मैसेज किया जाता है वो सब टाइम के साथ रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे कि सबसे पहला मैसेज किया गया, जो एक बदमाश एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर लेकर भाग गया, हम उसके पीछे जा रहे हैं। उसके बाद और एक मैसेज किया, हमें और फोर्स चाहिए उस बदमाश को पकड़ने के लिए, फोर्स भेजें। उसके बाद लास्ट मैसेज, वो बदमाश गैंगस्टर एनकाउंटर में मारा गया। तो ये सारे खबर अगले दिन अखबार में छपती है, न्यूज़ चैनल पर दिखाए जाते हैं। रणबीर सिंह के परिवार वाले खबर सुनने और पढ़ने के तुरंत ही देहरादून भागते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस वालों से मिलते हैं, सारे खबर पुलिस वालों के जुबानी सुनते हैं, मगर यही से कहानी पलटना शुरू हो जाता है। पुलिस उसके बैकग्राउंड को ना जानते हुए उसके खिलाफ कुछ भी बोल रही थी। बदमाश गैंगस्टर पुलिस की रिवॉल्वर छीनी, मारपीट किया, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई, क्राइम के मकसद से देहरादून आया था, वगैरह वगैरह। मगर सच्चाई तो ये है, वो एक स्टूडेंट था और हाल ही में उसका एमबीए पूरा हुआ और वो देहरादून आया ही था इंटरव्यू के लिए। और जिस दिन इंटरव्यू हुआ और उसी दिन उसका एनकाउंटर भी। तो यहाँ से उसके परिवार वाले पुलिस के खिलाफ हंगामा करना शुरू कर देते हैं। ये हंगामा करते हैं हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ रणबीर सिंह की लाश रखी होती है पोस्टमार्टम के लिए। देखते देखते काफ़ी हंगामा शुरू हो जाता है। यही से पुलिस का भी पसीना छूटने लगता है और उनको लगता है कहीं उनका पोल खुल ना जाए, इसलिए पुलिस वाले उसके परिवार वालों को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं और उन पर लाठीचार्ज भी करते हैं। और ये सारे चीज़ें जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वहाँ
वो सभी देख रहे होते हैं, जो कल पुलिस वाले एनकाउंटर के बाद मुस्कुराते हुए एकदम अलग ही जोश में थे, और आज रणबीर सिंह के परिवार वालों को बुरी तरह भगाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। उनको ये सारी चीज़ें अजीब लगता है और हजम नहीं होती है। अब भी पोस्टमार्टम होना और उसके रिपोर्ट आना बाकी था, मगर उससे पहले ही सारे सच्चाई बाहर आना शुरू हो जाता है। पुलिस उसको बदमाश गैंगस्टर का नाम देती है, और वही दूसरी तरफ उसके परिवार वाले साबित करते हैं वो कल ही आया था इंटरव्यू देने, और जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था वहाँ से भी कंफर्म किया जाता है। अब धीरे धीरे ये खबर फैल जाती है और न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है, और बात सरकार तक पहुंच जाती है, और सरकार CBCID जांच करने का आदेश देती है। अब 5 जुलाई आ जाता है और साथ ही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। अब यहाँ पर पुलिस वालों के पास मुंह दिखाने और छुपाने के लिए कुछ नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होता है रणबीर सिंह के ऊपर 22 गोलियां मारी गई और उसके शरीर से 28 गंभीर जख्मों के निशान पाए गए, और जो गोलियां मारी गई वो बेहद करीब से मारी गई। अब यहाँ पर सवाल उठना शुरू हो जाता है, अगर एक बदमाश पुलिस वाले का रिवॉल्वर लेकर भागती है, बदले में पुलिस भी उसके पीछे भागता है, और फिर आपस में गोलीबारी होती है और वो मारा जाता है, वो भी 1-2 गोली नहीं 22 गोली खाने के बाद। एक गोली से ही लोग पलकों में मर जाते हैं, और यहाँ 22 गोली इसको मारी जाती है। तो सवाल ये उठता है, अगर उसे गोली से ही मारा गया तो उसके शरीर पर इतने गहरे 28 जख्मों के निशान कहाँ से आए, हड्डियाँ वगैरह कैसे टूटे पाए गए। इसका मतलब गोली मारने से पहले उसको बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया। अगर गोली मारने से पहले उसको इतनी बुरी तरह मारा पीटा गया तो फिर ये एनकाउंटर से पुलिस क्या साबित करना चाहती है। धीरे धीरे केस उलझता ही जाता है। रणबीर सिंह के परिवार के साथ आम जनता भी मुद्दे के ऊपर बोलने लगते हैं। तभी उत्तराखंड के सरकार इस मामले को CBCID के हाथ में देने की बात करती है, मगर रणबीर सिंह के परिवार और बाकी लोग मांग करते हैं इस केस की जांच CBCID से नहीं बल्कि CBI से होनी चाहिए। फिर जुलाई महीने के आखिर में उत्तराखंड सरकार इस एनकाउंटर के केस को CBI को सौंप देती है जांच पड़ताल के लिए। अब CBI की टीम देहरादून पहुंचती है और केस को पूरी तरह खंगालती है। 3 जुलाई को क्या क्या हुआ था सभी जानकारी जुटाती है, सभी के बयान लिए जाते हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस से लेकर जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था वहाँ तक। बहुत ही लंबी जांच चलती है। जांच के बाद CBI अपना रिपोर्ट यानी चार्जशीट दाखिल करती है। यही से असली कहानी शुरू होती है। देहरादून पुलिस का कहना था एक बदमाश गैंगस्टर चौकी इंचार्ज मिस्टर GD भट्ट के साथ बदतमीजी की, मारपीट की, और फिर उनका सर्विस रिवॉल्वर छीनकर जंगल की तरफ भाग गया। फिर पुलिस वालों ने उसे जंगल में पकड़ा, चारों तरफ से घेरा, और फिर उसने गोली चलाई। बदले में पुलिस ने भी गोली चलाया और वो एनकाउंटर में मारा गया। अब CBI का कहना था, CBI ने अपने चार्जशीट में लिखा रणबीर सिंह गाजियाबाद का रहने वाला था। 3 जुलाई को सुबह उसका देहरादून के एक कंपनी में इंटरव्यू था, जिसके लिए वो 2 जुलाई को गाजियाबाद से देहरादून के लिए रवाना होता है, और वो सड़क के रास्ते देहरादून पहुंचता है, जिसमें उसको 4 से 5 घंटे लगते हैं। देहरादून जाकर वो अपने एक दोस्त के वहाँ ठहरता है, जिसका नाम राम कुमार होता है। देहरादून में उसका ऑलरेडी 2 दोस्त रहते थे, जिसमें से राम कुमार के वहाँ ठहरता है। 3 जुलाई को सुबह सुबह उसका इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू में पास होता है, और उसको अगले दिन से ही नौकरी ज्वाइन करने का ऑफ़र दिया जाता है। अब यहाँ पर रणबीर सिंह बेहद खुश। फिर वो राम कुमार के साथ उसका जो और एक दोस्त देहरादून में रहता है उसके साथ मिलने का प्लान बनाता है। तो वो दोनों बाइक से उसके दोस्त से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ एक रोड है, मोहिनी रोड, वो दोनों उसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। मगर उसी दिन हमारे देश के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी देहरादून के दौरे पर रहती है, और उनका काफिला सड़क के रास्ते देहरादून से मसूरी जा रहे होते हैं, और ये वक्त होता है करीबन 3:45 बजे का।
ठीक उसी वक्त जिस रास्ते से काफिला को गुजरना था, उसी रास्ते से रणबीर सिंह और उसका दोस्त राम कुमार जा रहे होते हैं अपने दोस्त से मिलने। तो जब ये दोनों मोहिनी रोड पर आरागढ़ चौक के पास पहुंचते हैं और यहीं से राष्ट्रपति का काफिला को गुजरना होता है, जिसके वजह से सारे ट्रैफिक पुलिस वालों को सड़क पर बुला लिया जाता है रूट को खाली करवाने और मेंटेन करने के लिए, जिससे आसानी से काफिला गुजर सके। और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो होता है मिस्टर जीडी भट्ट। वही अपने टीम के साथ रोड को खाली करवा रहे थे। रोड पर बैरिकेड वगैरह लगाकर आम जनता को आने जाने से रोक रहे थे। और उसी जगह बदकिस्मती से रणबीर सिंह और उसके दोस्त भी रुकते हैं अपनी बाइक को लेकर और इंतज़ार करते हैं आगे बढ़ने का। तभी चौकी इंचार्ज रणबीर को अपनी बाइक हटाने के लिए कहता है, मगर वो अपने बाइक हटाने से इनकार कर देता है। अब यहाँ चौकी इंचार्ज को गुस्सा आता है और रणबीर से बदतमीजी से बात करता है और रणबीर भी उनसे बदतमीजी से बात करना शुरू कर देता है। इधर से ये कुछ बोलता है, उधर से वो कुछ बोलता है, ऐसे चलता रहता है। फिर चौकी इंचार्ज रणबीर पर हाथ उठाता है और उसको मारता है। बदले में रणबीर भी हाथापाई करता है। इतने में चौकी इंचार्ज अपने बाकी साथियों को भी बुला लेता है और रणबीर को पकड़कर चौकी ले जाता है, मगर इस दौरान यहाँ से उसका दोस्त राम कुमार भाग जाता है। चौकी इंचार्ज चौकी में आकर रणबीर सिंह को बहुत मारता पीटता है क्योंकि इसने इसके साथ हाथापाई की थी। फिर इंचार्ज पूछती है, बता तेरा दोस्त कहाँ है, उसका पता बता। फिर रणबीर सिंह अपने दोस्त का पता बताता है और पुलिस अपने टीम के साथ रणबीर को लेकर उस पते पर पहुंचती है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मगर इस जगह पुलिस अपने खिलाफ सबसे बड़ा सबूत छोड़ जाती है। पुलिस जब उसके दोस्त के फ्लैट में पहुंचती है, उस समय वहाँ के लोग आस पड़ोस वाले पुलिस को देखकर भीड़ जमा लेते हैं और अपने आंखों से देखते हैं जो राम को ढूंढते हुए पुलिस आई है। मगर तब वहाँ पर राम मौजूद नहीं होता है और पुलिस वहाँ से गुस्से में चौकी वापस आ जाती है और कई पुलिस वालों के साथ रणबीर के ऊपर टूट पड़ते हैं और बहुत बुरी तरह मारते हैं। अब रणबीर बुरी तरह घायल हो जाता है। पुलिस उसको मारते मारते अधमरा कर देता है। यहाँ पर पुलिस को एहसास हो जाता है इसको बहुत ज़्यादा मार दिया गया है, ये अब नहीं बचेगा। यहाँ पर पुलिस को एहसास हो जाता है इसको बहुत ज़्यादा मार दिया गया है, ये अब नहीं बचेगा। उनको लगता है अगर ये पुलिस कस्टडी में मर गया तो मामला बिगड़ जाएगा, साथ ही में नौकरी भी जाएगी और यहाँ तक जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। यही से पुलिस वालों का प्लानिंग शुरू हो जाता है। वो सबसे पहले कंट्रोल रूम में मैसेज करते हैं और बोलते हैं, फलाना जगह से एक बदमाश चौकी इंचार्ज मिस्टर जीडी भट्ट का सर्विस रिवॉल्वर लेकर भाग गया और हम उसके पीछे जा रहे हैं। कंट्रोल रूम में मैसेज देने का मतलब है सब कुछ रिकॉर्ड में रखना प्लान के हिसाब से। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा कंट्रोल रूम में मैसेज जाता है, वो बदमाश फलाना जंगल में छुपा हुआ है और फोर्स भेजा जाए। इसके बाद कंट्रोल रूम में एनकाउंटर में मार गिराने का मैसेज जाता है। रणबीर का फेक एनकाउंटर करने के बाद चारों तरफ पुलिस जश्न मनाते हुए तस्वीर वगैरह खिंचाते हैं। बड़े ऑफिसर्स इनको शाबाशी देते हैं ऐसा गुंडा गैंगस्टर को मार गिराने के लिए। पुलिस इसका एनकाउंटर करके बहुत खुश थे। उनका कहना था उन्होंने बहुत बड़ा क्रिमिनल को मार गिराया है, इसके वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, हमारे राष्ट्रपति को भी निशाना बनाया जा सकता था। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में ये भी कहा, देहरादून पुलिस बिना जांच पड़ताल के कह दिया रणबीर सिंह बदमाश था, क्रिमिनल था, मगर सीबीआई को रणबीर सिंह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला। रणबीर सिंह का माँ बाप का जो भी कहना था सब ठीक था। वो 2 जुलाई को गाजियाबाद से देहरादून के लिए निकला था, 3 जुलाई को इंटरव्यू था, 4 जुलाई से उसको नौकरी भी ज्वाइन करनी थी। और ऊपर से जो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, जो वो पुलिस इंचार्ज का सर्विस रिवॉल्वर लेकर भाग गया, वो झूठ है। जब उसको एनकाउंटर में मार गिराया गया तब उससे सिर्फ
एक देसी कट्टा ही बरामद हुआ। उसके पास से कोई सर्विस रिवॉल्वर वगैरह बरामद नहीं हुआ। जब वो सर्विस रिवॉल्वर लेकर भाग रहा था, उसके पीछे पुलिस भी लगी हुई थी, तो उस बीच उसके पास देसी कट्टा कैसे आया। उसके बाद रणबीर के सपोर्ट में बहुत से लोग आए और गवाही दी, जैसे कि राम कुमार के फ्लैट के पास जितने भी लोगों ने पुलिस को राम के फ्लैट में आते हुए देखा था, राम को खोजते हुए। तब पुलिस वालों के साथ रणबीर सिंह भी था और उसके चेहरे पर जख्म के निशान भी थे। तो सीबीआई का कहना था, तो अगर रणबीर सिंह ऐसे पुलिस कस्टडी में था तो भागा कब। तो एक के बाद एक कई सबूत पुलिस के खिलाफ आते गए और पुलिस का गंदा घिनौना काला चेहरा सामने आता गया। फिर लास्ट में वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ बयां कर दिया। सीबीआई का कहना था 2 घंटे में छीना-छानी, भागा दौड़ी, फिर एनकाउंटर। तो इस बीच उसके शरीर पर 28 जख्म के निशान कहाँ से आए, और इसको जो भी गोलियां मारी गई थी सब बेहद करीब से मारी गई थी। आमतौर पर एनकाउंटर में गोलियां दूर से ही मारी जाती है, तो इससे साफ हो जाता है एनकाउंटर फेक था। ये देहरादून पुलिस अपने आप को बचाने के लिए ऐसे घिनौना साजिश रचा और एक बेगुनाह स्टूडेंट को बेरहमी से तरपा कर मारा। सीबीआई अपना जांच 31 जुलाई 2009 को शुरू करती है और चार्जशीट 4 जून 2014 को दाखिल करती है। चार्जशीट में सब कुछ क्लियर कर देती है और 18 पुलिस वालों को रणबीर सिंह के मौत के जिम्मेदार ठहराती है। सबसे पहले ये मामला देहरादून अदालत में होती है, मगर रणबीर सिंह के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश करके इसको दिल्ली सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ले जाती है। क्योंकि ये सारे पुलिस वाले देहरादून के ही थे, तो इसके परिवार वालों को लगा शायद यहाँ से उनको इंसाफ ना मिले। 6 जून 2014 को सीबीआई स्पेशल अदालत का फैसला आ जाता है और 18 के 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। क्योंकि अदालत का कहना है एक कानून का रखवाला अपनी वर्दी का पावर दिखाते हुए आपसी गुस्से के कारण किसी बेगुनाह को बेरहमी से मारना, फिर बचने के लिए साजिश करके फेक एनकाउंटर करवाना, इसका कोई माफ़ी नहीं होना चाहिए। इस फैसले के बाद बहुत से पुलिस वाले दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ भी सुनवाई वगैरह होता है और 6 फरवरी 2018 को फैसला आता है। फैसले में कुछ बदलाव किया जाता है और 11 पुलिस वालों को बरी कर दिया जाता है, क्योंकि इन पुलिस वालों के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है और बाकी 7 पुलिस वालों के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस मिलता है, जिसके चलते इनके सज़ा में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। इन 7 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखती है। फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चैलेंज किया जाता है सीबीआई की तरफ से, क्योंकि उनको ऐतराज़ है इन 11 पुलिस वालों को बरी करने में। अब देखते हैं इसका फैसला कब आता है और इन 11 पुलिस वालों को क्या सज़ा मिलती है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से रणबीर सिंह के पिता रविंद्र सिंह वो भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है उनके बेटे के साथ इंसाफ नहीं हुआ। उसके बेटे ने क्या गलती किया था जिसके वजह से बेरहमी से मारा पीटा गया इन 18 पुलिस के द्वारा और 22 गोलियां मारी गई। तो दोस्तों, ये थी रणबीर सिंह की फेक एनकाउंटर की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्राइम की कहानियाँ लाते रहते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।